एक समय था जब 10 लाख डॉलर को बहुत बड़ी दौलत माना जाता था। अगर किसी के पास 10 लाख डॉलर होते तो उसे अमीर समझा जाता था। ये लोग शानदार घरों में रहते, महंगी गाड़ियां चलाते और या तो बड़ी कंपनियों के अधिकारी होते या सफल बिजनेस के मालिक। लेकिन आज के समय में $1 मिलियन उतना बड़ा नहीं लगता। उसकी वो कीमत और क्रय शक्ति नहीं रही जो 40 से 50 साल पहले थी। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई मिलियनियर है तो वो अमीर और आर्थिक रूप से आजाद होगा, लेकिन सच ये है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। सवाल ये है कि $1 मिलियन का निवेश असल में कितनी आमदनी देता है? क्या यह रिटायरमेंट के लिए काफी है? आप $1 मिलियन की बचत के साथ कैसी जिंदगी जी सकते हैं? क्या ये उतनी ही शानदार होगी जितनी हम सोचते हैं? मेरा नाम दीप है और मैं आपको पैसे, पर्सनल फाइनेंस और निवेश से जुड़ी जरूरी बातें समझाने में मदद करता हूँ। अगर आप अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर यह वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करना न भूलें। अब बात करते हैं रिटायरमेंट के लिए निवेश और उसके रिटर्न की। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न दे रहा है तो हम उस लाभ को आराम से खर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने $1 मिलियन का निवेश किया और आपको 12% का रिटर्न मिला तो एक साल में $1,20,000 का लाभ हुआ। अगले साल रिटर्न 8% हो गया, यानी $80,000 मिलेंगे। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असली समस्या ये है कि शेयर बाजार का रिटर्न हर साल बदलता रहता है। 2018 में S&P 500 ने -6% का रिटर्न दिया, यानी निवेश पर $60,000 का नुकसान हुआ। 2019 में S&P 500 ने लगभग 29% का रिटर्न दिया, जो एक शानदार साल रहा। हालांकि लंबे समय तक बाजार ठहराव स्टैग्नेशन में भी जा सकता है। सिर्फ सालाना लाभ निकाल कर खर्च करना क्यों जोखिम भरा है? बाजार का अनिश्चित रिटर्न, हर साल रिटर्न अलग होता है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण पैसों की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है, इसलिए बिना सही योजना बनाए रिटायरमेंट में खर्च करना मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि आपको निवेश और फाइनेंशियल प्लानिंग को समझना जरूरी है। $1 मिलियन की कीमत समय के साथ मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के कारण घट जाएगी। हालांकि S&P 500 का औसत रिटर्न 10% प्रतिवर्ष है। मान लीजिए कि रिटायरमेंट के पहले साल में आपको औसतन $1 लाख की आय होती है। यह पहले साल के लिए एक अच्छी रकम है, लेकिन 30 साल बाद वह $1 मिलियन अपनी अधिकांश मूल्य खो चुका होगा। तकनीकी रूप से यह अभी भी $1 मिलियन का है और औसतन $1 लाख प्रति वर्ष का लाभ उत्पन्न करता है, लेकिन इसकी क्रय शक्ति, बाइंग पावर उतनी नहीं रहेगी जितनी पहले थी। अगर हम औसत मुद्रास्फीति दर 3% माने तो सिर्फ 24 साल में उस पैसे की शक्ति आधी हो जाएगी। लोगों की इस बात पर अलग अलग राय हो सकती है कि हर साल अपने निवेश से कितना निकालना सुरक्षित है। सिद्धांत रूप में आप केवल लाभ, गेन्स को निकाल सकते हैं, लेकिन कई कारणों से यह तरीका लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। कुछ लोग बाजार की अनिश्चितता के कारण हर साल केवल 3% निकालने की सलाह देते हैं। दूसरों का मानना है कि 5% सुरक्षित है, क्योंकि लंबे समय से कोई बड़ा मंदी का बाजार, बेयर मार्केट नहीं आया है। लेकिन एक सामान्य नियम के रूप में 4% को सुरक्षित निकासी दर, सेफ विथड्रॉल रेट और माना जाता है। ध्यान रखें कि इसे पोर्टफोलियो के कुल रिटर्न से भ्रमित न करें, क्योंकि यह केवल निकासी दर, विथड्रॉल रेट को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि रिटायरमेंट के पहले साल में आप अपने पोर्टफोलियो का 4% निकाल सकते हैं और हर साल मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के अनुसार इसे समायोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पहले साल में आप $40,000 निकालेंगे। अगर उस साल जीवन यापन की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग में 3% की वृद्धि होती है तो आप अगले साल $41,200 निकाल सकते हैं और इसी प्रकार अगले 30 वर्षों तक लगभग 0% संभावना होगी कि आपका पैसा खत्म हो जाए। 4% नियम कई कारकों पर आधारित है। सबसे पहले, इसे ऐसे व्यक्ति के लिए तैयार किया गया है जिसका पोर्टफोलियो 50% स्टॉक्स और 50% बॉन्ड्स से बना हो, जो एक काफी रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव दृष्टिकोण है। डेव रैमसी, सबसे रूढ़िवादी निवेशकों में से एक, यह सलाह देता है कि लोग अपना 100% पैसा ग्रोथ स्टॉक फंड्स में रखें और बॉन्ड्स में बिल्कुल भी निवेश न करें। उनका दावा है कि बॉन्ड्स भी स्टॉक्स जितने जोखिम भरे हो सकते हैं, लेकिन उनका रिटर्न बहुत कम होता है। हर किसी की पोर्टफोलियो संरचना, पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन के लिए अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं, लेकिन यह सुझाव दिया जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ स्टॉक्स की तुलना में बॉन्ड्स का एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में जितना अधिक स्टॉक्स का हिस्सा होगा, उतना ही अधिक औसत रिटर्न और जोखिम होगा। दूसरी बात, यह 4% निकासी दर 30 साल की रिटायरमेंट अवधि पर आधारित है। इसका मतलब है कि यदि आप 30 या 40 साल की उम्र में रिटायर होने की योजना बना रहे हैं तो 4% बहुत अधिक हो सकता है और आपके फंड भविष्य में खत्म हो सकते हैं। यदि आप 30 साल के लिए रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं तो यह तरीका लगभग 100% सुनिश्चित करता है कि आपका पैसा खत्म नहीं होगा। 30 साल की निकासी अवधि की योजना बनाने में समस्या यह है कि कोई नहीं जानता कि वह कितने समय तक जीवित रहेगा। यदि आप अपने जीवन के अंतिम दिन को पहले से जानते होते तो प्रत्येक डॉलर का बजट बनाना और यह जानना आसान होता कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे अपने पैसे का आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए वे इसे सब खर्च करने की योजना बनाते हैं। वे यह भी तर्क देते हैं कि आप पैसा अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो जब तक जीवित हैं इसका आनंद लेना ही बेहतर है। यह एक शानदार दृष्टिकोण है, लेकिन समस्या यह है कि आप नहीं जानते कि आप कितने समय तक जीवित रहेंगे। यही कारण है कि आपको अपने खर्चों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी प्रशासन का अनुमान है कि 65 साल के व्यक्ति की औसत शेष जीवन प्रत्याशा 30 साल से कम है। हालांकि यह केवल एक औसत है और निवेशकों को लंबी रिटायरमेंट के लिए योजना बनानी चाहिए। आप नहीं चाहेंगे कि आप बहुत अधिक खर्च करें और अंत में दिवालिया हो जाएं। पैसा खत्म होने का जोखिम एक महत्वपूर्ण मुद्दा
मुद्दा है जिसे प्रबंधन करने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य और आनुवंशिकता जेनेटिक्स पर विचार करें ताकि यह अंदाजा लगा सकें कि आप कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। यदि आप पहले से रिटायर हो चुके हैं या 65 साल से अधिक उम्र के हैं तो आपकी योजना का समय काल सामान्य 30 वर्षों से अलग हो सकता है। पिछले 30 वर्षों में औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 5% बढ़ी है, इसलिए इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। यदि आप 30 वर्षों से अधिक समय तक रिटायरमेंट में रहने की योजना बना रहे हैं तो 4% निकासी दर बहुत अधिक हो सकती है। सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी लाभ की राशि आपके रिटायरमेंट की उम्र पर निर्भर करती है, इसलिए इसे भी अपने वित्तीय योजना में शामिल करना चाहिए। आपने सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में कितने समय तक योगदान दिया और आपके वर्षों के दौरान कर योग्य आय टैक्सेबल इनकम कितनी थी, इस पर आपकी सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी की राशि निर्भर करेगी। अगर कोई 62 साल की उम्र में लाभ लेना शुरू करता है तो उन्हें 65, 67 या 70 साल में रिटायर होने वाले व्यक्ति की तुलना में प्रति माह बहुत कम राशि मिलेगी। प्रति व्यक्ति औसत सामाजिक सुरक्षा लाभ लगभग $18,000 प्रति वर्ष है। यदि आप इसे अपने पोर्टफोलियो से 4% निकासी के साथ जोड़ें तो आपकी वार्षिक आय $58,000 हो जाती है। यदि आप विवाहित हैं तो सामाजिक सुरक्षा लाभ 2 गुना हो जाएगा, जिससे आपकी कुल वार्षिक आय $76,000 हो जाएगी। यह कई सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक संतोषजनक राशि है, खासकर जब यह ध्यान में रखें कि 2020 में अमेरिका में औसत घरेलू आय $68,000 थी। कर टैक्स की राशि व्यक्ति से व्यक्ति में काफी भिन्न होती है। आपको कितना टैक्स देना होगा यह मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने किस प्रकार के रिटायरमेंट अकाउंट का उपयोग किया, ट्रेडिशनल IRA या 401k। इन खातों में निकासी को साधारण आयकर ऑर्डिनरी इनकम रेट्स पर टैक्स देना होगा। रॉथ IRA इस खाते में योगदान करते समय ही टैक्स चुका दिया जाता है, इसलिए निकासी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। हालांकि ज्यादातर लोगों के पास कई प्रकार के खाते होते हैं, जैसे ब्रोकरेज अकाउंट, 401 IRA और रॉथ IRA, जिससे करों की सटीक गणना करना जटिल हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आप ऐसे राज्य में रहते हैं या नहीं जहां आयकर इनकम टैक्स लगता है। आपकी फाइलिंग स्थिति, फाइलिंग स्टेटस और आय वर्ग इनकम ब्रैकेट भी टैक्स देनदारी टैक्स लायबिलिटी को प्रभावित करते हैं। अपनी टैक्स योजना बनाने के लिए यह ध्यान दें कि आपके पास कौन से प्रकार के खाते हैं और आपका अनुमानित टैक्स ब्रैकेट क्या होगा। अपनी टैक्स देनदारी का सही आकलन करने और मार्गदर्शन के लिए एक CPA से परामर्श करना एक अच्छा कदम है। आमतौर पर $1 करोड़ का पोर्टफोलियो जो 50% स्टॉक्स और 50% बॉन्ड्स से बना हो प्रतिवर्ष $40,000 की आय उत्पन्न करता है। आपकी सुरक्षित निकासी दर, सेफ विथड्रॉवल रेट, पोर्टफोलियो की संरचना, अपेक्षित रिटायरमेंट वर्षों और अन्य कारकों के आधार पर बदल सकती है। यदि आप औसत सामाजिक सुरक्षा लाभ $18,000 प्रति वर्ष जोड़ें तो यह आपकी कुल वार्षिक आय $58,000 कर देता है, और यदि आप विवाहित हैं तो यह राशि $76,000 हो जाती है टैक्स से पहले। इसे एक शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग करें और विभिन्न चर वेरिएबल्स जैसे व्यक्तिगत खर्च, स्वास्थ्य और मुद्रास्फीति के आधार पर अपनी योजना में समायोजन करें। याद रखें, पूरे पोर्टफोलियो के लाभ को निकालना स्थायी नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति निश्चित रूप से $1 मिलियन की वास्तविक क्रय शक्ति को कम कर देगी। रिटायरमेंट के दौरान अपनी वित्तीय योजना बनाते समय सतर्क और रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाना एक अच्छा विचार है, क्योंकि कई अनिश्चितताएं होती हैं।